दही में जो पैसा लगा है, चूड़ा में जो पैसा लगा है, मिर्चा में जो पैसा लगा है, 1 रुपए गोभी में जो पैसा लगा हुआ है, पुरनका आलू में जो पैसा लगा हुआ है, इस बेंच डेस्क माइक में जो पैसा लगा हुआ है, इसको देखते हुए आप याद रखिएगा। नमस्कार, प्रणाम। मैं गोपाल जी और आप देख रहे हैं बिहार जूम। समस्तीपुर जिला के मोरवा विधानसभा में है और यहाँ पे जो है चूड़ा दही महाभोज का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ के जो पूर्व विधायक थे श्री विद्यासागर सिंह निषाद जी, उनके द्वारा करवाया जा रहा है और बहुत सारे लोगों को जो है आमंत्रण भी भेजा गया है। तो अभी हम यहीं पे हैं और आपको कार्यक्रम भी दिखाएंगे कौन कौन लोग आ रहे हैं। मुख्य अतिथि में जैसे रामनाथ ठाकुर जी आ रहे हैं और यहाँ के जो प्रभारी मंत्री ग्रामीण विकास मंत्री हैं श्रवण कुमार जी, वो भी आ रहे हैं। उनसे भी मिलेंगे और जानकारी लेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में कैसा हो रहा है विकास और इस भोज का जो मुख्य आयोजन क्यों किया जा रहा है। तो सारी जानकारी हम विधायक जी से मिलकर भी लेंगे। हमारे साथ हैं यहाँ के पूर्व विधायक श्री विद्यासागर सिंह निषाद जी और यहाँ पे ये मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में चूड़ा दही का भोज भी करवा रहे हैं। तो सबसे पहले सर आपका स्वागत है बिहार जूम में। धन्यवाद। तो सर ये जो भोज का आयोजन किया जा रहा है चूड़ा दही का, तो इसका उद्देश्य क्या है? मैं पिछले लगभग 13 वर्षों से प्रतिवर्ष मकर संक्रांति के पूर्व अपने साथी कार्यकर्ताओं के साथ एक दिन बिताता हूं और उनको एक खुशहाली का मौका देता हूं। और मकर संक्रांति के पूर्व ये जो हमारी कार्यकर्ताओं के साथ जो भोज होता है, इसका 2 उद्देश्य होता है। एक तो क्या है कि जननायक के जन्म तिथि जो 24 जनवरी को होता है, उससे पूर्व हम एक तैयारी बैठक करते हैं, जिसको कि जननायक के जन्म दिवस की तैयारी को भी मान सकते हैं आप। और मकर संक्रांति के पूर्व हम सब लोग मिलकर, जो एनडीए के साथी हैं, सब लोग मिलकर के एक उल्लास भरा एक माहौल क्रिएट करते हैं ताकि हर लोग खुशहाल रहे, एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे की समस्याओं को सुनते हैं और अपने एनडीए के संगठन को भी मजबूत करने का प्रयास करते हैं। कितने लोगों को यहाँ से आमंत्रण भेजा गया इस कार्यक्रम पर? लगभग 3000। 3000 लोगों को आमंत्रण भेजा गया जी। जैसे विशिष्ट रूप से कौन कौन अतिथि आ रहे हैं? विशिष्ट रूप से हम लोगों के नेता हैं और समस्तीपुर में धरती के लाल रामनाथ ठाकुर जी, जो केंद्रीय कृषि कल्याण और कृषि राज्य मंत्री हैं केंद्र में, भारत सरकार में। और दूसरे हैं ग्रामीण विकास मंत्री आदरणीय श्रवण कुमार जी, जो बिहार सरकार में हैं। ये दोनों हमारे मुख्य अतिथि हैं। और जिले के तमाम जितने भी एनडीए घटक दल के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, सभी लोग आएंगे, जिसमें 5 जिला अध्यक्ष आएंगे। जदयू, भाजपा, लोजपा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा और हम, ये 5 पार्टी के जिलाध्यक्ष शिरकत कर रहे हैं और 5 पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष लोग शिरकत कर रहे हैं और सभी 5 पार्टी के कार्यकर्ता लोग शिरकत कर रहे हैं। तो मेरा सवाल सर ये था, जैसे आप यहाँ के पूर्व विधायक भी हैं और फिर इलेक्शन तो आ ही गया है, इलेक्शन का आयोजन तो हो रहा है, लगता है जब 9 महीने नहीं, मात्र 9 दिन है इलेक्शन का, लेकिन 9 महीने है। तो जैसे आपके किए गए पूर्व में जो कार्य थे, विकास का जो कार्य था मोरवा में, उस प्रकार उस समय कैसा किया गया और अभी कैसा हो रहा है? ये तो जनता ही बता पाएगी, क्योंकि हमने तो मतलब अपने कार्यकाल में 15 से लेकर 20 के बीच में 5 वर्ष जो जनता ने हमें मौका दिया था, क्योंकि मैं मोरवा का बेटा हूं और मोरवा को मैं अपने घर आंगन की तरह समझता हूं। यहाँ के लोग मेरे भाई, मित्र, चाचा, बहन, माँ सबके बराबर है और मैं उनकी सेवा अपने दिलो जान पूरी लगन से किया था। और अभी तो बाहरी आदमी है जिसको न क्षेत्र की जानकारी है, ना ही वो किसी के क्षेत्र के लोगों से किसी का ताल्लुकात है। वो तो बाहर के लोगों ने एक विषम परिस्थिति में वो जीत गए, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन उन्होंने जो मोरवा की जो अपेक्षा थी, यहाँ के लोग जो अपेक्षा करते थे, उस पर खड़े नहीं उतरे हैं। वो तो बस हवा हवाई है, बाहर के लोग हैं, उनको यहाँ से कुछ लेना देना नहीं। सर जैसे बाहरी का जैसे सवाल है, तो हर जगह देखा जा रहा है कि बाहरी कैंडिडेट ही जीत जाते हैं। जैसे विभूतिपुर देख लीजिए, रंजन देख लीजिए, मोरवा देख लीजिए, महद्दी नगर देख लीजिए, मतलब जहाँ भी है वो बाहरी कैंडिडेट जीत जाते हैं और क्षेत्र के जो लोग होते हैं वो नहीं जीत पाते। इसका क्या कारण है? नहीं, इसका कोई कारण नहीं है। चुनाव तो एक अलग तरीके की बात होती है, चुनाव में मुद्दे अलग होते हैं। और कोई कैंडिडेट अगर मान लीजिए कि बाहर से आकर के जीतता है, उसको तो पब्लिक जिताती है, उसका सम्मान करती है, लेकिन जनता के मतलब विश्वास पे उनको खरा उतरना चाहिए। मतलब जीत जाते हैं जनता के वोट से और जनता का जो विश्वास वो फिर पा नहीं सकते। जी।
तो सर अभी जो मोरवा विधानसभा की मुख्य समस्या है अभी प्रेजेंट में वो क्या है? बहुत सारी समस्याएं हैं जिसको कि मैं नोट करके रखा हूं। अभी जितनी भी समस्याएं हमारे नोटिस में आया था, लगातार मैं उस पर काम भी कर रहा हूं। जैसे ताजपुर बख्तियारपुर 4 लेन था, इसको मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को ला करके यहाँ भूमि पूजन करवाया और उसके बाद से यह 4 लाइन लगातार दिन रात काम हो रहा है और लगभग उम्मीद करते हैं कि 2026 में बनके तैयार भी हो जाएगा। इसी ठीक बगल में एक गांव है रामापुर महेशपुर, जहां पे हम बिजली का पावर ग्रिड बनवा रहे हैं, जिससे कि बिजली के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा काम होगा और यह क्षेत्र जो है आने वाले समय में एक उत्कृष्ट क्षेत्र बनके रहेगा। तो अभी जैसे आप जीते हुए थे या कोई भी कैंडिडेट जैसे जीते रहते हैं, अभी आप वर्तमान में नहीं है, तो जनता की समस्या लेकिन आपके पास तो निरंतर आती होगी, उस समय कैसे समाधान करते थे और अभी कैसे समाधान? मैं पब्लिक की सेवा को मैं अपना आशीर्वाद समझता हूँ और मैं उस काम को जो सेवा जो मैं करता हूँ उसको मैं दिन रात करता हूँ। मैं कोई पार्ट टाइमर आदमी नहीं हूँ, मैं 24 आवर्स जनता के लिए हूँ, जनता की सेवा करता हूँ और जब तक जिंदा हूँ लगातार ये काम करता रहूँ। जैसे सर अभी आरजेडी के विधायक हैं, अभी आरजेडी का एक नारा है माई बहन योजना, जिसमें 2500 रुपये प्रति महिलाओं को दिया जाना है, तो इस बार का इलेक्शन जो है आपके लिए कितना चुनौतीपूर्ण होगा? कोई चुनौती नहीं है। उन लोगों ने जो भी कुछ घोषणा करते हैं या जो कुछ कहते हैं उस पे पिछले 15 साल जब वो 1990 से लेकर 2005 तक उस सरकार में उनके माता पिता दोनों थे, उस कार्यकाल में जो इस बिहार की दुर्गति हुई उसको पूरा बिहार की जनता देख रही है और उनका कुछ काम नहीं है। वो सिर्फ छलावा करते हैं, पब्लिक से सिर्फ घोषणा करते हैं और उससे कुछ मतलब नहीं है। हम लोगों के नेता आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार को एक ऐसे जगह से उठा करके बहुत ही सम्मान की दृष्टि से पूरे देश में देखा जाता है। 2005 में जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार का बागडोर संभाला था और जब वो मुख्यमंत्री बने थे 24 नवंबर 2005 को, तो उस समय बिहार का बजट था 23,800 करोड़ और आज बिहार का बजट है 2,79,000 करोड़। नेता वही होता है जो अपने जनता के लिए सपना देखे और उस सपने को साकार करके जनता को खुशहाल रखे। हम लोग नीतीश कुमार जी के अनुयायी हैं, उनके नेतृत्व में काम करते हैं और हम लोग बड़े अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि नीतीश कुमार जैसा नेता हमारे सरपरस्त हैं और मैं उनके नेतृत्व में काम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। अश्वमेव देवी जी वो भी हमारे साथ हैं। मैम सबसे पहले आपका स्वागत है बिहार जूम। सबसे पहले तो मैं मकर संक्रांति और नए साल की मैं तमाम लोगों को शुभकामना देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। मैम जैसे महिला सशक्तिकरण को लेकर महिला आयोग का क्या कार्य होता है? महिला आयोग में अभी फिलहाल नहीं है क्योंकि मार्चे में भंग हो गई है, लेकिन जितना दिन भी रही उस पर मैं लेकिन निष्ठा भाव से मैं काम करने का मैंने उसमें अवसर मिला हमें, इसीलिए कि बहुत ही अच्छी काम है, कोई खराब काम नहीं थी, लेकिन एक सामाजिक काम जो होती है वो समाज को अगर पति पत्नी में झगड़े हो गए उसको समझौता करके मिलान करा करके परिवार को बसाना निष्ठा भाव से था वहाँ। मैम आप महिला आयोग के अध्यक्ष रहे, भंग हो गया, लेकिन मेरा एक सवाल था, जैसे महिलाओं के साथ अगर कुछ होता उत्पीड़न होता है तो उनके लिए आयोग है, त्वरित कार्रवाई। अगर कोई महिला सुसाइड कर ले, सिंपल सी बात है, कोई महिला अगर सुसाइड कर ले तो उसको ना आवेदन देना होता है ना केस करना होता है और पुलिस जो है त्वरित कार्रवाई करके उनके ससुराल वाले को उठा लेते हैं। और वही पुरुष जो अगर मरता है तो पुरुष को सुसाइड नोट देना पड़ता है, आवेदन देना पड़ता है, फिर भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर पाती, क्यों? कार्रवाई तो होती ही है, कार्रवाई नहीं होने का कहाँ सवाल है, लेकिन लेट होता है ना। लेट नहीं है। यदि लड़की मरती है तो लड़की पर ज्यादा जवाबदेही है, परिवार वालों पर, कि कुछ कारण बस मरी होगी, इसके चलते तुरंत कार्रवाई होती है। और जेंट्स लोगों को भी कार्रवाई होती है, यदि अतन स्थिति मालूम हो जाती है तो तुरंत कार्रवाई जरूर होती है। अगर परिवार वाले को ढिलाई के कारण ही देर होती है, जो हम लोगों ने सामने से देखा है, इसमें कहीं भेदभाव नहीं है, मर्डर होता है। अभी हाल ही में अतुल सुभाष का एक सुसाइड वीडियो भी आया था, समस्तीपुर के ही थे, लेकिन वो सुसाइड नोट देते हैं, सुसाइड वीडियो बनाते, फिर भी कार्रवाई में इतना लेट होता है। देखिए, अतुल सुभाष हमारे बिहार के थे,
लेकिन हमारे बिहार में घटना नहीं घटी। लेकिन बिहार के लिए ये बिहार का लड़का था, लेकिन उस पर तुरंत कार्रवाई की गई और सभी को अरेस्ट भी किया गया। यहाँ के बिहार सरकार के दबाव पर जो वहाँ बेंगलोर में था वहाँ पर पोस्टिंग, वहाँ पर भी कार्रवाई किया गया है, सारा लिया गया है। उसको ऐसे नहीं देखा जाए, उसको माने गहन चिंतन के तहत ही उस पर कार्रवाई की जा रही है। सुसाइड नोट के तहत ही इतना दूर तक पहुँचा है, नहीं तो कोई जानता भी नहीं लड़का कैसे मर गया। लेकिन केवल सुसाइड नोट के आधार पर ही उस पर तुरंत कार्रवाई भी हुई है। अरेस्ट भी, पत्नी, सास, साला सभी लोग अरेस्ट भी हो गए। अच्छा मैम, जैसे आप अध्यक्ष रहे हैं तो मेरा एक सवाल है, जैसे महिला उत्पीड़न होता है तो महिला के लिए महिला आयोग है, तो पुरुष को भी महिलाओं के द्वारा परेशान किया जाता है, तो पुरुष आयोग नहीं बनना चाहिए? ये आप लोग का विचार है, मेरा विचार नहीं है, ये अभी देखा जाता है हाल ही में विचार है। देखिए, महिला उत्पीड़न होती है, महिलाओं के लिए महिला आयोग है, तो ये नहीं है कि वहाँ पर पुरुषों को शोषण किया जाता है। लेकिन पुरुष के लिए शोषण नहीं किया जाता है। पुरुषों को भी उसी सम्मान से देखा जाता है। कहाँ पर क्या गड़बड़ी है, दोनों को देखते हुए काम किया जाता है। अभी मैंने महिला आयोग के जो पूर्व के अध्यक्ष थे अश्वमेव देवी जी, उनसे एक सवाल किया था, क्या महिलाओं को उत्पीड़न के लिए महिला आयोग का प्रस्तावना किया गया है, तो पुरुष के उत्पीड़न के लिए क्या पुरुष आयोग नहीं बनना चाहिए? तो वही सवाल अभी हम डीपीएस स्कूल के डायरेक्टर हैं मसूद हसन जी, तो इनसे हम पूछना चाहते हैं। देखिए, सवाल तो बहुत अच्छा है आपका, लेकिन एक चीज यहाँ पे मामला ये है कि आयोग कोई भी जो बनता है या किसी को प्रोटेक्शन का जो मामला होता है उसका कोई आधार होता है। हमारे यहाँ इक्वलिटी की तो बात होती है, सशक्तिकरण की बात होती है, लेकिन महिला को चूंकि कमजोर समझा गया है इसलिए महिला आयोग बनाया गया है। पुरुष को शक्तिशाली माना जाता है, इसलिए पुरुष को जो है, पुरुष के लिए कोई आयोग नहीं है। शुरू से धारणा ये है कि पुरुष ही महिला पे अत्याचार करते हैं। अच्छा सर, आपका जो ये सवाल है, पुरुष ही महिला पे अत्याचार करते हैं, लेकिन अभी अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, हर जगह देखा जाता है, तो क्या महिला पुरुष पे अत्याचार नहीं करती है? बिल्कुल करती है। यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये धारणा बनी हुई है, ये चीज पहले, अभी इक्वलिटी है, उस वक्त की बात है जब इक्वलिटी नहीं थी, बराबरी की बात नहीं थी। वो जिस वक्त में महिला घर में चौका और चूल्हा करती थी, घर में किचन तक ही महदूद रहती थी, आंगन तक ही महदूद थी, घूंघट में रहती थी, उस वक्त में महिला आयोग बना था। उस वक्त में चूंकि ये कमजोर होती हैं और मर्द जो है शक्तिशाली और ताकतवर होते हैं, और उनका मानना ये था कि अगर महिला को अगर ताकत दी जाए तो फिर पुरुष जो अत्याचार करते हैं या पुरुष जो भी उन पर जुल्म करते हैं तो उससे उनको निजात मिलेगा। लेकिन अभी जो दौर है, जबकि बराबरी का दौर है, इस वक्त में इस महिला आयोग का जो गठन हुआ, उस गठन के बाद जो बराबरी का दर्जा मिला, अब महिला भी कहीं पीछे नहीं है पुरुष के पर अत्याचार करने में। ये भोज कर रहे हैं वो सब आप जानते हैं, तो इसको ख्याल रखते हुए दही में जो पैसा लगा है, चूरा में जो पैसा लगा है, मिर्चा में जो पैसा लगा है, 1 रुपए गोभी में जो पैसा लगा हुआ है, पुरनका आलू में जो पैसा लगा हुआ है, इस बेंच डेस्क माइक में जो पैसा लगा हुआ है, इसको देखते हुए आप याद रखिएगा और नए वर्ष की शुभकामना स्वीकार कीजिए। और 24 जनवरी को जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की 101वीं जयंती मनाया जा रहा है, जिसमें भारत के उपराष्ट्रपति जी आने वाले हैं, शिवराज चौहान जी आने वाले हैं, भागवत चौधरी जी आने वाले हैं, राज्यसभा के उपसभापति श्री हरवंश जी आने वाले हैं और सारे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी आने वाले हैं, विजय चौधरी जी आने वाले हैं, सारे लोग आएंगे। उनके स्वागत में आप सभी लोगों को खड़ा रहना चाहिए, वहां रहना चाहिए। या निमंत्रण, सादर निमंत्रण मेरी तरफ से और मेरी जात की तरफ से भी आपको दिया जा रहा है। मेरी जात का जो निमंत्रण होता है वो असली होता है। यही निमंत्रण के अधिकारी हम हैं
इसलिए आपको विशेष आमंत्रण दे रहे हैं। यहाँ चूरा दही खाइए और मस्ती से गुण गाइए और होने वाले महाभारत में आप सभी लोग सम्मिलित हों जोश खरोश के साथ, जिससे नीतीश कुमार जी के हाथ को मजबूत करने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत। और यहाँ के जो मुख्य अतिथि हैं बिहार के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, चर्चित मुख्यमंत्री स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी, उनके पुत्र हैं रामनाथ ठाकुर जी, और केंद्र में जो है किसान कल्याण मंत्री भी हैं। तो इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे किसानों के लिए कौन कौन सी योजनाएं हैं नहीं है, और 24 जनवरी को एक कार्यक्रम भी कर रहे हैं। तो सबसे पहले सर स्वागत है आपका बिहार जूम। धन्यवाद। सर 24 जनवरी को क्या होने वाला है? आपको मालूम है 37 वर्षों से जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के मृत्यु के बाद उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है, और उसमें बड़े बड़े नेता भी आए हैं। और इस बार भारत के उपराष्ट्रपति जी आ रहे हैं, नीतीश कुमार जी आ रहे हैं, शिवराज जी चौहान कृषि मंत्री जी आ रहे हैं, भागवत चौधरी जी आ रहे हैं, हरवंश बाबू आ रहे हैं। तो उनके जीवनी पर जो चर्चा होगी वही बना उसी चर्चा पर वो आ रहे हैं। किसानों के लिए कौन सी नई योजना अभी चल रही है? 109 फसल, उसमें 94 नए फसल, माने उसमें रिसर्च के आधार पर 109 को 94 फसल में परिवर्तित किया गया है नई वेराइटीज के रूप। और जो 110 दिन में जो फसल लगता था उसको 70 दिन में किया जा रहा है। धान की खेती में जो 100% पानी लगता था उसमें अब 70% पानी में ही धान का उपज है। प्रधानमंत्री लाभांश 1 लाख करोड़ का जो आया है, उसमें जो साग सब्जी सड़ जाते थे, टमाटर, साग, आलू और कच्चा जो सब्जियां थी जो सड़ जाते थे, उसके गोदाम बनाने की योजना आई है, जिससे उस सड़े नहीं, व्यवस्थित ढंग से रहे। तो इसमें नौजवानों को रोजगार, किसानों को रोजगार, उस पैसे का उपयोग करके हिफाजत, अपनी फसल को, साग सब्जी को कैसे उसको सदुपयोग किया जाए, वो खराब ना हो, उस बचत हो, इसका भारत सरकार ने योजना बनाई। लेकिन युवाओं को लाइसेंस प्रदान किया गया था कुछ वर्ष पूर्व प्याज भंडारण का, लेकिन धरातल पे पदाधिकारियों के कारण नहीं उतर पाया। अब आपकी जो जानकारी हो, हम तो व्यवस्था कर सकते हैं। अप्लाई करने का तो नौजवान को है, ऋण लेने का नौजवान को है, प्रशिक्षित होने का नौजवान की जिम्मेदारी है। तो जो इसका लाभ नहीं उठा पाए तो मेरा तो कोई दोष नहीं है।